हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरती कौशिक, योर ट्यूटर। और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं HPSC PGT बायोलॉजी। तो मेरे जितने भी लेक्चर्स आते हैं वो HPSC PGT बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। जो बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्शन दिया गया है हमारे सिलेबस में, उसमें एक टॉपिक दिया गया है क्रायो प्रिजर्वेशन। देखो, क्रायो वर्ड का मतलब होता है सेल को प्रिजर्व करना। अब ये सेल कुछ भी हो सकती है, स्पर्म हो सकता है, ओवा हो सकता है, हमारे पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, जिनको हम क्या करते हैं लंबे टाइम तक वाइबल रखने के लिए। वाइबल यानी कि उनके सेल के अंदर का जो कंटेंट है, जैसे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के ऑर्गेनेलीज है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए हम इन सेल्स को, जैसे स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए, हमारी oocytes हो गए, oocytes ओवा, ठीक है, एम्ब्रियो होगी, इनको क्या करते हैं क्रायो प्रिजर्व करते हैं। मतलब कि -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं ताकि हम रिसर्च कर सकें, सेल लाइन को प्रिजर्व कर सकें, कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए, और असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे आजकल एग फ्रीजिंग होती है, जैसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस क्या करती हैं, एग फ्रीजिंग करवा लेती हैं जब वो 30s में होती हैं, और फिर वो 40 या 45 की एज में कंसीव करती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले क्या कर लिया, अपने एग फ्रीज करवा लिए, ठीक है, ताकि उनके कैरियर के बीच में उनकी रिप्रोडक्टिव एज बाधा ना बने। ऐसा ही होता है। तो हम आज पढ़ेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन, और हम टारगेट कर रहे हैं HPSC PGT बायोलॉजी को। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक आता है, या फिर आप MSc में हैं जहाँ पे आप ये टॉपिक समझते हैं, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि हम जनरल क्रायो प्रिजर्वेशन डिस्कस करेंगे, उसके क्या स्टेप्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, कौन से क्रायो प्रोटेक्टेंट हम यूज़ करते हैं, कौन से मेथड होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? एक टेक्निक है क्या करने की, प्रिजर्व करने की। किसको प्रिजर्व किया जा रहा है? लिविंग सेल्स को, टिश्यूज़ को, गैमेट्स को। गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल, जैसे ओवा इन केस ऑफ फीमेल एंड स्पर्म इन केस ऑफ मेल। एम्ब्रियोज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या किसी और बायोलॉजिकल मटेरियल को हम लंबे टाइम तक इंटैक्ट रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन का। तो ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है। -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इन टिश्यूज़ को, गैमेट्स को, एम्ब्रियोज को रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं? ताकि इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो रिड्यूस हो जाए। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, क्योंकि जब सेल हमारी नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, वो डिवाइड भी कर सकती है, ठीक है। या मेटाबॉलिकली एक्टिव होने की वजह से सेल की एनर्जी जल्दी लॉस होती है, और एक टाइम स्पेन के बाद सेल क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो हमें उसको डेड नहीं करना, जिस स्टेट में वो सेल है उसी स्टेट में हमें उसको प्रिजर्व करना है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो क्या करती हैं? एग फ्रीजिंग करती हैं। जैसे आपने प्रियंका चोपड़ा का भी इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें वो बताती है कि उन्होंने क्या किया, सरोगेसी के थ्रू उनकी डॉटर हुई है, तो उन्होंने अपने एग को फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि उनकी मदर क्या थी? डॉक्टर थी, जिन्होंने उनको ये सजेशन दिया, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब हम किसी भी सेल को या किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को स्टोर करते हैं, तो हमें पता है कि बायोलॉजिकल सेल के अंदर, या हमारी बॉडी में जो सेल होती है उसके अंदर 90% वाटर होता है। तो अगर मैं अपनी बॉडी की सेल्स को, या स्पर्म को, ओवा को, oocyte को फ्रीज़ करूँगी, तो ये जो 90% वाटर है ये फ्रीज़ हो जाएगा और आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर जैसे ही ये आइस क्रिस्टल बन जाएंगे, किसके? वाटर के, क्योंकि सेल के अंदर 90% वाटर है, तो वो वाटर जब क्रिस्टल बना देगा तो वो क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है, सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्टर्ब कर सकता है, सेल के अंदर कुछ मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, या सेल का स्ट्रक्चर अल्टर हो सकता है, और सेल की जो वायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें सेल को इस तरह से फ्रीज़ करना है कि आइस क्रिस्टल ना बने, ठीक है। यही इसका प्रिंसिपल है, किसका? क्रायो प्रिजर्वेशन का।
तो सक्सेसफुल क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ताकि सेल डैमेज ना हो, सेल के अंदर कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना हो। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्रायो प्रोटेक्टेंट का यूज़ करते हैं, जो सेल, क्रायो मीन्स सेल, सेल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्रायो प्रोटेक्टेंट का यूज़ करते हैं और कंट्रोल्ड कूलिंग या कंट्रोल्ड फ्रीजिंग करते हैं। कंट्रोल्ड फ्रीजिंग का मतलब है स्लो फ्रीजिंग करेंगे, इतनी स्लो फ्रीजिंग करेंगे कि हमारा 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिनट हम रिड्यूस करते जाएंगे। जैसे मान लो अभी 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम 1 मिनट के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस करेंगे, 32 डिग्री सेल्सियस करेंगे। ठीक है, तो हर मिनट हम क्या करेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस कम करते जाएंगे, मतलब कि कंट्रोल्ड फ्रीजिंग करेंगे। किसको प्रिवेंट करने के लिए, आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए। और दूसरा हम क्या यूज़ करेंगे, क्रायो प्रोटेक्टेंट का यूज़ करेंगे। तो जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं तो हमारे जो क्रायो प्रोटेक्टेंट है वो 2 तरीके के हम क्रायो प्रोटेक्टेंट का यूज़ करते हैं। तो इनको हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट, एक होते हैं नॉन परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट। अब देखो, जो परमिएटिंग वर्ड है वो परमिएबल वर्ड से आया है। आपने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि वो कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को अपने अंदर से पास होने के लिए परमिट प्रोवाइड करती है, अलो करती है पासेज कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे क्या है, वर्ड परमिएटिंग। तो ये क्रायो प्रोटेक्टेंट जो सेल की फ्रीजिंग में हेल्प करते हैं, ये कुछ तो परमिएटिंग नेचर के होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर घुस सकते हैं, मतलब कि सेल इनको परमिट करती है और ये सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। नॉन परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो जो परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट है उसमें कौन कौन से हमारे क्रायो प्रोटेक्टेंट आते हैं, DMSO यानी कि डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ये क्या है, अल्कोहल। DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। इसको याद कैसे रखेंगे, DGEP। DGEP क्या है, परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट है। नॉन परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट को आप कैसे याद रखोगे, शुगर स्टेज आउट ऑफ द सेल। मीन्स जो हमारे नॉन परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट हैं वो मेनली शुगर्स होते हैं, शुगर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सुक्रोज, ट्रेहेलोज, और कुछ पॉलीमर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स का भी यूज़ करते हैं हम एज अ नॉन परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी क्रायो प्रिजर्वेशन है वो कैसे काम करती है। देखो, क्रायो प्रिजर्वेशन में हम आइस फॉर्मेशन या आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करके सेल की इंट्रासेलुलर फ्रीजिंग करते हैं ताकि सेल लंबे टाइम तक वाइबल रहे। ठीक है, क्या करते हैं हम, सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं बाय यूजिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट। ठीक है, और कंट्रोल्ड और ऑस्मोटिक चेंजेस लेके आते हैं जिसकी वजह से सेल का पानी जो है वो बाहर चला जाता है और सेल डिहाइड्रेट हो जाती है। अब सेल के अंदर पानी नहीं होगा तो आइस की क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, तो सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं और जो सेल का स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है, स्टेबल रहता है। ये कैसे अचीव किया जाता है, स्लो और कंट्रोल्ड रेट फ्रीजिंग के थ्रू ये अचीव किया जाता है। ठीक है, अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अपना बायोलॉजिकल मटेरियल। हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल स्पर्म भी हो सकता है, ओवा भी हो सकता है, एम्ब्रियो भी हो सकती है, पोलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो भी सेल हमें यहाँ पे प्रिजर्व करनी है, प्लांट का कोई पार्ट, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट, कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो बायोलॉजिकल मटेरियल को सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐड करते हैं, आइदर परमिएबल क्रायो प्रोटेक्टेंट और नॉन परमिएबल या नॉन परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट। फिर कूलिंग एंड फ्रीजिंग करते हैं। जो ये कूलिंग एंड फ्रीजिंग है ये 2 तरीके से की जाती है। एक होती है स्लो कंट्रोल्ड रेट फ्रीजिंग, दूसरी होती है रैपिड फ्रीजिंग जिसको हम विट्रीफिकेशन भी बोलते हैं। जब स्लो और कंट्रोल्ड रेट फ्रीजिंग की जाती है उस टाइम पे हम स्लोली टेम्परेचर
कम करते जाते हैं, यानी कि 1 मिनट में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम रिड्यूस करते जाएंगे। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, सेल के बाहर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो सेल के बाहर का पानी जब क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो सेल के बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगी। सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर सेल के बाहर बढ़ गई तो सेल के अंदर से वाटर ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर आने लग जाएगा। जब वो बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। डिहाइड्रेट होने की वजह से सेल के अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ये होता है हमारा स्लो कंट्रोल रेट फ्रीजिंग में। और रैपिड फ्रीजिंग या विट्रिफिकेशन में हम एकदम से फ्रीजिंग करते हैं, बट यहाँ पे भी हम आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। कैसे? हम यहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्रायोप्रोटेक्टेंट का यूज़ करते हैं। मीन्स जब हम स्लो कंट्रोल रेट फ्रीजिंग करते हैं तो हम लेस कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, किसकी? क्रायोप्रोटेक्टेंट की। बट जब हम रैपिड फ्रीजिंग या विट्रिफिकेशन करते हैं उस टाइम पे हम हायर कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं क्रायोप्रोटेक्टेंट की, ताकि जो हमारी सेल एकदम से फ्रीज हो रही है उसके अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्म ना हो। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टोरेज का, जिसमें हम अपनी उस सेल को जो हमने सिलेक्ट की थी उसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं। अब स्टोरेज के लिए हम कुछ स्पेशल चैम्बर का यूज़ करते हैं जिसको हम डेवर्स बोलते हैं, DEWARS, डेवर्स। और क्रायोवायल्स के अंदर हम क्या करते हैं, या स्ट्रोज के अंदर हम मटेरियल को स्टोर करते हैं। और डेवर्स हमारे चैम्बर्स हैं जिसके अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन को किस पे रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ताकि हमारा जो सेल है वो वाइबल रहे। फिर हम करते हैं थॉविंग। थॉविंग क्या है? रिवर्स है, क्रायो प्रिजर्वेशन के रिवर्स होती है। रिवर्स कैसे? हम यहाँ पे हीटिंग चैम्बर के अंदर अपनी लिक्विड नाइट्रोजन से वापस हम अपनी सेल को या जो भी हमने बायोलॉजिकल मटेरियल सेलेक्ट किया था उसको फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे लेके आते हैं। अब हमारा फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हम लिक्विड नाइट्रोजन से जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस था, उससे हम हीटिंग चैम्बर के अंदर अपनी सेल को फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे लेके आते हैं, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं। तो जो थाविंग प्रोसेस है वो क्या होगी, रिवर्स होगी क्रायो प्रिजर्वेशन के। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट का, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर हमारी जो सेल क्रायो प्रोटेक्टेंट में रहेगी तो वो सेल को डैमेज कर सकती है, उसकी वायबिलिटी को डैमेज कर सकती है। फिर हम अपनी वायबल सेल को रिकवर कर लेंगे और उसके ऊपर अगर हमें रिसर्च करनी है तो रिसर्च कर लेंगे। असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी परफॉर्म करके हमें उसको फर्टिलाइज़ करवाना है तो फर्टिलाइज़ करवा देंगे। ठीक है, अगर किसी स्पीसीज़ को हमें स्टडी करना है, जो हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज़ प्रिजर्व करके रखी थी, अगर उसको स्टडी करना है तो उसको स्टडी कर लेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलें।